हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि NRA इट मीन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है, इस एजेंसी के क्या कार्य होंगे उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। और CET इट मीन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, ये कब से लागू होने जा रहा है, किन किन पोस्टों के लिए ये लिया जाएगा और इसकी वैलिडिटी क्या होगी, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एक एजेंसी का काम क्या होता है कि एजेंसी जो होती है, जो भी पोस्टें निकलती हैं उनके लिए फॉर्म फिल करवाती है, उसके बाद आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो इशू करती है, सेंटर्स को देखती है कि किस किस स्टूडेंट को कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा सेंटर देना है, और उसके बाद रिज़ल्ट। ये सारे जो काम होते हैं वो एक एजेंसी के द्वारा किए जाते हैं। पहले क्या होता था, हर डिपार्टमेंट अपना प्री का जो एग्ज़ाम होता था वो अलग अलग लेता था और वो खुद ही अपना प्री का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते थे। परंतु अभी जो है वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इट मीन NRA, ये एजेंसी जो है वो 3 लेवल की पोस्टें हैं जो SSC, RRB और IBPS के लिए जो प्री का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। इट मीन IBPS के लिए जो प्री का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो NRA के द्वारा किया जाएगा, और यही इस एग्ज़ाम के रिजल्ट्स देखेगी, आपके एडमिट कार्ड इशू करेगी, और जितने भी कार्य होते हैं एजेंसी के वो सारे कार्य किसके द्वारा देखे जाएंगे, NRA के द्वारा देखे जाएंगे। अब NRA के द्वारा जो तीनों की पोस्टें हैं उनके लिए एक टेस्ट लिया जाएगा, उस टेस्ट का नाम है CET इट मीन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे हर जो SSC थी, RRB थी, IBPS थी, तीनों जो कैटेगरी थी वो अलग अलग से अपना प्री का एग्ज़ाम लेती थी। अब वो प्री का एग्ज़ाम जो है वो अलग अलग से नहीं लेगी। इट मीन कैंडिडेट को IBPS का प्री का एग्ज़ाम देने के लिए अलग से फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, SSC का प्री का एग्ज़ाम देने के लिए अलग से फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, और ना ही रेलवे का अलग से प्री का एग्ज़ाम देने के लिए उनको फॉर्म भरना पड़ेगा। अब वो CET का एग्ज़ाम देके तीनों की मेन एग्ज़ाम में जो है वो बैठ पाएंगे। ये तो था CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो है वो इन तीनों का क्या होगा, प्री एग्ज़ाम होगा। मतलब आपको अलग अलग नहीं बैठना एग्ज़ाम में, अब आप एक बार में ही CET क्लियर करके तीनों के मेन एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे अपने CET के स्कोर के बेस पे। अब CET एग्ज़ाम जो है वो कब से लागू होगा, ये एग्ज़ाम जो है वो 2021 में जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, और इस एग्ज़ाम में क्या है, एक साल में ये 2 बार एग्ज़ाम लिया जाएगा। इट मीन हर 6 महीने के बाद इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाया करेगा और आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे CET के एग्ज़ाम को के लिए। अब ये एग्ज़ाम जो है वो आने वाले समय में हो सकता है एक बार हो, साल में हो सकता है 2 बार ही हो, ये आने वाले समय पे डिपेंड करेगा कि एग्ज़ाम को एक बार कंडक्ट करवाया जाएगा या साल में 2 बार इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद है इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के होंगे। इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जैसे पहले होते थे प्री के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते थे, उसी प्रकार से इस एग्ज़ाम में भी जो क्वेश्चंस की टाइप्स होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन ही लिया जाएगा। जो CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन लिया जाएगा। पहले जो होता था प्री का एग्ज़ाम लिया जाता था वो ऑफलाइन होता था, मतलब फॉर्म भरे जाते थे और सेंटर्स दिए जाते थे स्टूडेंट को, वहाँ पर वो रिटर्न में जो अपना एग्ज़ाम देते थे। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाए जाएंगे, ये एग्ज़ाम जो होंगे वो सिर्फ ऑनलाइन ही करवाए जाएंगे। और क्या है, इसमें लैंग्वेज है जो 12 भाषाओं में ये एग्ज़ाम जो है वो लिया जाएगा। पहले क्या होता था, सिर्फ हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में ही इस एग्ज़ाम को लिया जाता था, परंतु अब जो है 12 भाषाओं में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। हमारे देश की के संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। उन्हीं 22 भाषाओं के बीच में से 12 भाषाएं ली गई हैं, जिन 12 भाषाओं में ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। इन 12 भाषाओं के द्वारा एग्ज़ाम होने से फ़ायदा क्या होगा कैंडिडेट्स को, कि हर एरिया का जो कैंडिडेट
है जो वो इन पोस्टों को अप्लाई कर पाएगा, जिसके लिए वो एग्ज़ाम दे सकेंगे। और क्या है इसमें, एक सेंटर्स की जो है हर ज़िले में एक सेंटर बनाया जाएगा, मतलब पूरे देश के हर ज़िले में एक एक सेंटर बनाया जाएगा। उसका फ़ायदा क्या होगा हर ज़िले में एक सेंटर होने का? पहले क्या होता था, एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम देने के लिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भेज दिया जाता था और उस स्टेट के बारे में, उस एरिया के बारे में स्टूडेंट को कोई भी नॉलेज नहीं होती थी कि भी उसका कॉलेज या स्कूल जहाँ पे उसका एग्ज़ाम है वो कहाँ पे है, उसके बारे में उसको ढूंढना पड़ता था कि वो पहले वहाँ जाता था और वहाँ पे उस एरिया में उसे ढूंढना पड़ता था कि वो सेंटर उसका कहाँ है। जिससे क्या होता था, एक तो ट्रैवलिंग का खर्चा हो गया, स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा हो जाता था। दूसरा, उन्हें मेंटली स्ट्रेस होता था कि जब उन्हें पता ही नहीं है, जिस एरिया में वो कभी गए ही नहीं हैं, तो उस एरिया के बारे में नॉलेज नहीं होती थी, तो उन्हें मेंटली स्ट्रेस रहता था अपने सेंटर को ढूंढने के लिए जहाँ पे उन्होंने एग्ज़ाम देने जाना होता था। अब क्या है, इस मेंटल स्ट्रेस और जो खर्चा है बच्चों का आने जाने का, उसमें जो है वो कमी आएगी। मतलब क्या है साफ सा कि कैंडिडेट को अब इन चीज़ों में जो है वो आसानी हो पाएगी। अब अलग अलग एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे, उसमें भी कैंडिडेट्स को फ़ायदा मिलेगा। पहले अलग अलग प्री के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म जो होते थे वो भरने पड़ते थे, अब वो एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे CET का, और उसको देने के बाद वो तीनों का जो है वो प्री क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद है स्कोर्स। इस CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो आपके स्कोर होंगे, मान लो आपके स्कोर 60 हैं, ठीक है, तो वो आपकी क्या होगी, कट ऑफ होगी। वो आपकी क्या बन जाएगी, कट ऑफ। अब मान लो IBPS ने पोस्टें निकाली हैं, तो उसने कहा कि मेरी कट ऑफ जो है वो 80 है, मतलब 80 के मार्क्स वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी कट ऑफ क्या आई है, वो तो 60 आई है, तो आप इसकी जो भी पोस्टें निकाली होंगी उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इसमें से कुछ बच्चे छट जाएंगे, पहले ही छट जाएंगे। जिनके 80 होंगे वही जाएंगे, जिनके 60 या 70 हैं, मतलब 80 से जिनके कम है, वो इसकी पोस्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब मान लो RRB ने कहा कि हमारी कट ऑफ जो है वो 60 है, तो आपकी कट ऑफ क्या आई है, 60 आई है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद SSC ने कहा कि हमारी कट ऑफ 55 है, तो आपकी कट ऑफ तो क्या है, 60 है, तो आप इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। आप उस कार्ड को, अपने CET के कार्ड को दिखा करके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे और ये अपना मेन एग्ज़ाम लेंगे। उसके बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद आप उस पद की नियुक्ति, उस पद पर आपकी नियुक्ति हो पाएगी। और क्या है इसमें, वैलिडिटी 3 साल तक जो है इसकी वैलिडिटी रहेगी। CET के जो आपका कट ऑफ आएगा, जो आप क्वालिफाई करेंगे, उसकी जो वैलिडिटी होगी वो 3 साल तक रहेगी। और क्या है इसमें, चांस जो है आपकी जो एज लिमिट होगी, इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो एज लिमिट रखी जाएगी, उस एज लिमिट तक आप जितनी बार चाहें उतनी बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और अपने मार्क्स में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब मान लो फर्स्ट टाइम आपने एग्ज़ाम दिया, आपके मार्क्स जो हैं वो कम आए, और उसके बाद आपने सेकंड टाइम एग्ज़ाम दिया, उसमें मार्क्स आपके अच्छे आए। अब आपने इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना है, तो आपने सेकंड टाइम में जो मार्क्स हासिल किए हैं वो आप कार्ड दिखा करके CET का इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और वही कार्ड जो है वो आपका 3 साल तक जो होगी उसकी वैलिडिटी रहेगी। उसके बाद है हमारा टाइप ऑफ CET। टाइप ऑफ CET मतलब जो है CET का एग्ज़ाम है वो 3 टाइप्स में लिया जाएगा, मतलब एक 10th लेवल में लिया जाएगा, +2 लेवल में लिया जाएगा, और एक ग्रेजुएशन लेवल पे इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे SSC में पहले 10th लेवल की पोस्टों के लिए अलग से प्री होता था, +2 की पोस्टों के लिए अलग से प्री होता था, और ग्रेजुएशन लेवल की पोस्टों के लिए अलग से प्री लिया जाता था। उसी प्रकार CET भी है, 10th +2 और ग्रेजुएशन के लेवल का अलग अलग
लिया जाएगा। अब जैसे पहले जो था एसएससी का एग्ज़ाम 3 बार कंडक्ट हो गया, 10th +2 और बीए लेवल पे 3 बार इसने कंडक्ट करवाया और 3 बार इसने कंडक्ट, मतलब टोटल कितने बार हो जाता था इनको एग्ज़ाम लेना, 9 टाइम्स जो है ये प्री का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते थे। परंतु अब ये एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ 3 बार में ही कंडक्ट होगा, मतलब 10th लेवल के लिए एक बार हो गया, उसके बाद +2 लेवल के लिए एक बार कंडक्ट होगा और एक ग्रेजुएशन लेवल के लिए एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। और आप 10th का जो अगर आपने सीईटी का सर्टिफिकेट ले लिया है, उसको आपने क्वालिफाई कर लिया, तो आप तीनों की 10th लेवल की पोस्टों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जब इनकी पोस्टें निकलेंगी तो आप उनमें मेन एग्ज़ाम जो है वो देने के लिए एलिजिबल होंगे। उसी प्रकार से अगर आपके पास +2 लेवल का सीईटी है तो आप इनकी +2 लेवल की पोस्टों के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आपने ग्रेजुएशन का जो सीईटी क्लियर किया है तो आप इन तीनों की ग्रेजुएशन लेवल की पोस्टों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उनकी पोस्टों के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और जो उनकी मेन एग्ज़ाम होगा वो आप कर पाएंगे। उसके बाद है कि मान लो कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है कि अगर आपने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का क्लियर कर लिया है तो क्या आप 10 और +2 लेवल का जो सीईटी है उसको आपको देने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे पहले होता था एसएससी में, जैसे आपको 10th लेवल की पोस्ट चाहिए तो उसका प्री अलग से क्लियर करना पड़ता था, +2 लेवल की चाहिए पोस्ट तो आपको उसका प्री अलग से देना पड़ता था, और ऐसी ग्रेजुएशन लेवल का आपको अलग से जो उसका प्री देना पड़ता। उसी प्रकार इसमें भी है कि आपने अगर 10th लेवल की पोस्ट लेनी है तो आपको 10th लेवल का सीईटी जो है देना पड़ेगा, उसको क्लियर करना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आपने +2 लेवल की जो पोस्टें हैं उनको लेना है तो आपको +2 लेवल का सीईटी देना पड़ेगा। और अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल की पोस्टें जो है वो लेनी है तो वो आपको सीईटी का ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम वो आपको देना पड़ेगा। अब क्या है, ये तो हमारा हो गया सीईटी एग्ज़ाम कैसे होगा, कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा, ये चीज़ें होगी। अब क्या है, इसमें कौन कौन सी पोस्टें जो हैं वो आएंगी। गज़टेड ऑफिसर्स की पोस्टें जो होती हैं वो ग्रुप ए में आती हैं, जो कि वो एग्ज़ाम है अलग से कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसमें क्या है, सिर्फ उन पोस्टों का एग्ज़ाम लिया जाएगा जो कि ग्रुप बी, सी और डी में आती हैं। इन तीनों लेवल की जो पोस्टें होंगी उनके लिए जो एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस जो है इसके प्री के एग्ज़ाम लिए जाएंगे, मतलब ग्रुप बी, सी और डी के एग्ज़ाम इसमें दे पाएंगे। उसमें क्या है कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आप दे पाएंगे, आरआरबी में एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे पाएंगे, एसएससी में सीजीएल का एग्ज़ाम, एसएससी में सीएचएसएल का एग्ज़ाम, एसएससी में एमटीएस का एग्ज़ाम और एसएससी में ही जेएचटी का एग्ज़ाम आप इसमें प्री दे पाएंगे। और आईबीपीएस बैंकिंग के जो प्री का एग्ज़ाम होगा वो आप दे पाएंगे। प्री का आप सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करने के बाद इनकी जो मेन एग्ज़ाम होंगे वो आपको देने होंगे और उसके बाद इंटरव्यू होगा। इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है एक कैंडिडेट के तौर पे कि पहले क्या होता था, स्टूडेंट को अलग अलग से फॉर्म भरने पड़ते थे, अलग अलग सेंटर्स में जाना पड़ता था, उसको एग्ज़ाम देने के लिए मेंटली स्ट्रेस हो जाता था बच्चों को कि एक जगह एक स्टेट से उनको दूसरी स्टेट में एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ता था। उनको सेंटर के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होती थी कि उनका सेंटर कहाँ है। इन सब चीज़ों से उन्हें निजात मिलेगी। एक तो उनका आने जाने ट्रैवलिंग का खर्चा बचेगा और जो मेंटली स्ट्रेस होता था एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमें एग्ज़ाम देने के लिए जाने के लिए वो बहुत कम हो जाएगा। और क्या है, जो गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा, जिससे सरकार पहले बार बार इसी प्री का एग्ज़ाम जो होता था वो कंडक्ट करवाती थी। अब सरकार क्या करेगी, सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाएगी, उसको जो क्लियर कर लेगा इन तीनों की पोस्टों के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। इन तीनों की जो भी पोस्टें निकलेंगी 10th लेवल का, +2 लेवल की या ग्रेजुएशन लेवल की, तीनों जब वो सीईटी क्लियर कर लेगा तीनों लेवल के तो वो उसके लिए अप्लाई कर पाएगा। उसके साथ ही जो ये सीईटी का एग्ज़ाम है ये जो सेंटर की पोस्टों के लिए है अभी तो,
परंतु आने वाले समय में ऐसी आशा की जा रही है कि इसी CET के एग्ज़ाम के बेस पे राज्य सरकारें जो है वो अपने पोस्टें जो है वो भर सकती है। मतलब राज्य सरकारें प्री का एग्ज़ाम ना कंडक्ट करवा के सीधा मेन एग्ज़ाम ले सकती हैं, जो भी वो पोस्टें निकालेगी। मतलब इस CET के एग्ज़ाम को ही वो राज्य सरकारें भी आने वाले समय में हो सकता है मान्यता दे दें। और प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आपके पास CET का सर्टिफिकेट होगा तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब हासिल कर पाएंगे। ये तो थी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है और NRA क्या है, उसके बारे में हमने आज विस्तार से चर्चा की। अगर आपके आसपास कोई ऐसा स्टूडेंट है या कोई आपका रिलेटिव्स है जो इन एग्ज़ाम को देना चाहता है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता लग सके कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है क्या, कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा और NRA क्या है। थैंक यू।